जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है जैविक समुदाय का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़। और जैसा कि आपको पता है, जो साइंस होती है वो सारे एग्ज़ाम के लिए कॉमन होती है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन निश्चित ही होते हैं और वो क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैव समुदाय के सुविधाजनक अध्ययन के लिए उनको कुछ ऐसे वर्गों में विभाजित किया गया जिनमें सभी जीव समानता रखते हैं, यानी एक वर्ग के सभी जीवों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, तो उनको वर्ग में रख दिया जाता है, जिससे उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो जीव विज्ञान के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास में अरस्तु का महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि अरस्तु को। आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की थी और कैरोलस लीनियस ने द्विजगत सिद्धांत दिया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी, तो आपको बताना है कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत यानी किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांटी दो वर्गों में बांटा था, और इसीलिए इन्हें वर्गीकी के पिता भी कहा जाता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकी के पिता कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति में दो अक्षर होते हैं, जो पहला भाग होता है वंश और जो दूसरा भाग होता है वो जाति यानी स्पीसीज़ का बोध कराता है, यानी स्पीसीज़ के बारे में बताता है। जैसे कि आपको पता है जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है, तो जो होमो है वो मनुष्य के वंश के बारे में बता रहा है और जो सेपियंस है उसकी जाति यानी स्पीसीज़ के बारे में बता रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि। और दोस्तों, जो आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दिया जाता है। उन्होंने जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। उनमें से पहला हो जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 जगत में उन्होंने जीवों को बांटा है। और दोस्तों, इसके पहले मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि हमारे वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे पहले आता है सब सेलुलर। और दोस्तों, सब सेलुलर में इस प्रकार की संरचना में डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, जैसे कि वायरस। दोस्तों, जो वायरस होता है उसमें डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन की लेयर द्वारा घिरा रहता है। और जो दोस्तों वायरस यानी विषाणु होता है वो सूक्ष्म आकार का होता है, परंतु ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी ये परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। और जो आपको पता है कि जो वायरस होते हैं वो बॉडी के बाहर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी बॉडी के बाहर वो निर्जीव होते हैं, परंतु जब वो किसी बॉडी में या किसी जीवित कोशिका या किसी जीवित प्रणाली में या जीव में आ जाते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए इनको निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि बताइए निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि वायरस। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो वायरस होते हैं उन पर किसी भी प्रकार की ड्रग का असर नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक असर नहीं करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें जो कोशिका पाई जाती है वो पूर्णतः विकसित नहीं होती है और उनमें कई प्रकार के कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया होती है उनमें पूर्णतः कोशिका विकसित नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। दोस्तों, जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो कोशिका पाई जाती है वो पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है और इनमें कोशिका अंग भी उपस्थित होते हैं। इनमें केंद्रक भी पाया जाता है और जो कि केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोटिक क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मोनेरा सबसे पहले। तो दोस्तों, जो मोनेरा जो जगत है इसमें एक कोशीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक की अभी डेफिनेशन दी थी। और इसमें एक कोशीय जीव आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अर्थात इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होता है, ना ही जो केंद्रक होता है वो पूर्णतः विकसित होता है और उनमें कोशिका अंग भी नहीं पाए जाते। और दोस्तों, यह स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो जीवाणु, ठीक है, या फिर नीलहरित शैवाल इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग बात करें प्रोटिस्टा। दोस्तों, जो प्रोटिस्टा होते हैं इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी बहुकोशीय यूकैरियोटिक जीव भी इसमें आते हैं। और जो प्रोटिस्टा जगत होता है उसे पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है।
और इसमें जितने भी प्राणी आते हैं वो स्वयंपोषी और विषमपोषी होते हैं। अगर उदाहरण की हम बात की जाए तो एक कोशिकीय शैवाल, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, अमीबा, क्लोरेला आदि इसमें आते हैं। और अगली हम बात करते हैं कवक दोस्तों, यानी फंगी। दोस्तों जो कवक होते हैं ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी इनमें जो कोशिका होती है वो विकसित होती है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः ये मृत्युजीवी भी होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ईस्ट, पेंसिलियम और मशरूम आते हैं। और दोस्तों इसमें मशरूम सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों को नहीं पता होता ये एक फंगी है। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पादप जगत और जंतु जगत, तो इसको हम लोग विस्तार में देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पादप जगत। और दोस्तों पादप जगत ये कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं और ये स्वयं पोषी होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अतः इनमें क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य होते हैं। और इनको हम लोग कई उपवर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सब के बारे में हम देखेंगे और हम फोटो के द्वारा इन सबको समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थैलोफाइटा। दोस्तों जो थैलोफाइटा होते हैं इनमें विभेदन नहीं होता, यानी इनमें जो पत्ती, तना और जड़ होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, यानी उनमें विभाजन नहीं होता है। और इस वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उन्हें शैवाल कहा जाता है और ये मुख्यतः जलीय पौधे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्पाइरोगाइरा, कारा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा की। दोस्तों जो ब्रायोफाइटा होता है इन्हें पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है क्योंकि ये स्थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं और इनके शरीर मुख्यतः पत्ती और तने में विभक्त होते हैं और इनमें संवहन के लिए विशिष्ट संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते। अगर इस वर्ग के हम लोग पौधे के एग्जाम्पल देखें तो मॉस और मार्केशिया, तो आप यहाँ पे फोटो में भी इसको समझ सकते हैं। ये ब्रायोफाइटा वर्ग के यानी जगत के एक पौधे का पिक्चर है, तो आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। बात करते हैं हम अगले यानी टेरिडोफाइटा की। दोस्तों जो टेरिडोफाइटा पौधे होते हैं और इस वर्ग में जो पौधे होते हैं उनमें हम विभाजन कर सकते हैं, यानी उनमें हम पत्ती, तना एवं जड़ में बांट सकते हैं और इनमें संवहन के लिए संवहनीय ऊतक भी पाए जाते हैं, जिससे यह पानी और भोजन का विभिन्न भागों में संवहन करते हैं और इन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए फर्न, मार्सिलिया, हॉर्सटेल इत्यादि। अब बात करते हैं हम लोग अगले की यानी जिम्नोस्पर्म की। दोस्तों जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधों को लिया जाता है जो कि नग्न बीजी होते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते और ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, जैसे पाइनस और साइकस। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं वो साइकस की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बीज उगता है जिसको हम लोग नग्न आँखों से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म की। दोस्तों जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं और जो बीजों का विकास होता है वो अंडाशय के अंदर होता है और बाद में जो कि फल बन जाते हैं। इनमें पुष्प भी पाए जाते हैं और जिसके द्वारा निषेचन होता है और इसको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा हो जाता है द्विबीजपत्री। दोस्तों एक बीजपत्री में ऐसे पौधे आते हैं जिनमें बीज जो रहते वो डिवाइड नहीं होते, यानी उसको हम दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। और एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती इन सब में विभाजन किया जा सकता है और इनमें संवहनीय ऊतक भी पाए जाते हैं। और दोस्तों जो द्विबीजपत्री होते हैं इनमें जो पौधे आते हैं उनके बीजों में द्विभाग होते हैं, यानी दो भाग में होते हैं। दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक बीजपत्री में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गेहूं का और द्विबीजपत्री में हम ले सकते हैं चने का। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। जो एक बीजपत्री है यानी गेहूं होता है उसके आप जो बीज होता है उसको आप दो भागों में बांट नहीं सकते, परंतु जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पादप जगत था वो समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं जंतु जगत। दोस्तों जो जंतु जगत में जो प्राणी आते हैं यानी जो जीव आते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशीय होते हैं और विषमपोषी होते हैं और ये बगैर कोशिका भित्ति वाले कोशिका से बने जीवधारी होते हैं, यानी इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है वो पौधों में पाई जाती है यानी प्लांटों में पाई जाती है। और इनको हम शरीर की संरचना और अंगों के बीच विभेद के आधार पर निम्न भागों में बांटते हैं। उनमें से सबसे पहला पेरीफेरा, नेडेरिया, प्लेटी हेलमाइंथेस, नेमिटोड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा और वर्टिब्रेटा है। तो इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे।
और पिक्चर के द्वारा इनको समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोरीफेरा। ये अत्यंत सरल शरीर संरचना वाले छिद्रयुक्त जीवधारी आते हैं जो कि अचल होते हैं, यानी चल नहीं सकते, और इनको एक आधार से और ये एक किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनमें ऊतकों में विभेदन नहीं किया जा सकता और इन जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। और इनमें जैसा कि मैंने बताया पूरे में छिद्र पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो में देख सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो साइकोन और स्पंजिला इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। दोस्तों अब हम बात करते हैं निडेरिया की। इस वर्ग में जो जंतु आते हैं वो जलीय जंतु होते हैं जिनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है। और इनमें जो जंतु आते हैं इनमें से कुछ जंतु ग्रुप में रहते हैं यानी समूह में रहते हैं, और कुछ एकांकी होते हैं यानी अकेले रहते हैं। अगर हम लोग ग्रुप में रहने की बात करें तो जैसे कि कोरल हो गए तो ये ग्रुप में रहते हैं, और एकांकी रहने यानी अकेले रहने की बात करें तो जो हाइड्रा होता है वो अकेला रहता है। अगर उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश, कोरल, ये सब निडेरिया के एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्लेटी हेल्माइथेंस की। तो इन जीवों का जो शरीर होता है संरचना पहले 2 संघ की अपेक्षा कुछ जटिल होता है। यानी हमने जो निडेरिया और पोरीफेरा देखा उसके कंपेयर में इनका जो शरीर संरचना होती है वो जटिल होती है, और इनका जो शरीर होता है वो त्रिस्तरीय होता है। जैसे कि जो मनुष्य का शरीर है वो भी त्रिस्तरीय होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिका स्तर में हुआ है। इन जीवों को चपटे कृमि भी कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो फीटा कृमि जैसे परजीवी, दोस्तों जो नेमिटोडा होता है ये भी द्विपार्श्व सममित शरीर वाले त्रिस्तरीय जीव होते हैं, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। और दोस्तों इनमें ऊतक पाए जाते हैं लेकिन जो अंग तंत्र होता है वो विकसित नहीं होता है। और इनमें जो अधिकांशतः जीव आते हैं या जंतु आते हैं वो परजीवी होते हैं, यानी दूसरों के शरीर में निवास करते हैं और उनको हानि भी पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए पिन कृमि, गोल कृमि, फाइलेरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनीलिडा की। तो आप पिक्चर से समझ ही गए होंगे तो इसमें किस टाइप के जीव आते हैं। तो इसमें भी देहगुहा वाले द्विपार्श्व सममित एवं त्रिस्तरीय जीव आते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इनमें विकसित एवं विभेदी अंग होते हैं जो कि शरीर की संरचना में निहित रहते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होते हैं। ये जलीय एवं स्थलीय दोनों होते हैं। जलीय एनीलिडा लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ और जोक। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें किस टाइप के जीव आते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थोपोडा। और यह जगत, जितने भी हम जगत देख रहे हैं जंतु जगत, उसमें सबसे बड़ा जगत ऑर्थोपोडा का है। तो हम देखते हैं दोस्तों ऑर्थोपोडा में जितने भी जीव आते हैं उनका शरीर खंड युक्त होता है, यानी खंडों में बटा होता है, और इसमें मेनली कीट वर्ग आता है। और इनमें जो जितने भी जीव आते हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी उनमें जो रुधिर होता है वो किसी भी आर्टरीज या वेन में, या बोले हम लोग तो किसी भी शिरा एवं धमनियों में ना बहकर देह गुहा में बहता है। इनमें जोड़े में पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि आपने जितने भी कीड़े देखे होंगे उनमें जोड़े में पेड़ पाए जाते हैं। या तो 2 होंगे, या तो उनमें 4 पैर होंगे, या फिर उनमें 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे। तो ऐसे उनमें जोड़ों में पैर पाए जाते हैं। और इनका जो जीव आते हैं उनमें 4 से ज़्यादा पैर पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो झींगा, तितली, मकड़ी, मक्खी, बिच्छू, केकड़ा, मच्छर, तिलचट्टा, मधुमक्खी, रेशम कीड़ा, कनखजूरा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। दोस्तों मोलस्का में वे सारे जीव आते हैं जिनके ऊपर लेयर पाई जाती है, यानी जिनके शरीर में लेयर पाई जाती है, वो सारे जीव इसमें आते हैं, यानी जिनके शरीर पे कवच पाया जाता है। और इन जीवों में भी खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है, यानी इनमें जो ब्लड होता है वो वाहिनियों में ना बहकर सीधे शरीर में फ्लो होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, ये सारे इसमें आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दोस्तों जो इकाइनोडर्मेटा होता है, इनमें जो जंतु आते हैं उनके त्वचा पे कांटे होते हैं जो कि मुक्ता कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और मुक्त समुद्री जीव होते हैं, यानी इसमें जितने भी जीव आते हैं वो सारे समुद्र में रहने वाले होते हैं, जिनमें देह गुहा युक्त त्रिस्तरीय जंतु होते हैं। और इनमें जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो कि इनकी गति के लिए सहायक होता है। जिसमें मुक्ता स्टारफिश, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टारफिश टाइप के जंतु आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा की। तो इसमें आप देख सकते हैं
ऐसे जीव आते हैं जिनमें कशेरुकी पाया जाता है, यानी जिनमें मेरुदंड और कशेरुकी पाया जाता है, और जिनमें जो कोशिकाएं होती हैं पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, जिनमें केंद्रक पाया जाता है जो झिल्ली नुमा एक संरचना में पाया जाता है, और कोशिका अंग पाए जाते हैं। इन जंतुओं में पेशियां भी पाई जाती हैं जो कि गति के लिए जिम्मेदार होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि इन जीवों में कशेरुदंड एवं मेरुरज्जु अवश्य पाए जाते हैं, और इनका शरीर भी त्रिस्तरीय होता है। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, वर्ट्स और स्तनधारी, और इनको भी हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले मत्स्य की बात की जाए तो शार्क, रोहू, समुद्री घोड़ा, कैटफिश, ये सब मत्स्य में आ जाती हैं। उभयचर दोस्तों, उभयचर ऐसे जानवर होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, जैसे कि मेढक, टोड इत्यादि इसमें आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। दोस्तों रेप्टाइल्स वो जीव होते हैं जो रेंगते हैं, यानी जो चल नहीं सकते, जो रेंगते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारे सरीसृप में आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पक्षी यानी बर्ड्स। तो दोस्तों पक्षी वर्ग में ऐसे जीव आते हैं जिनके पास पंख होते हैं, जैसे हम लोग बात करें कबूतर, गोरैया, ऑस्ट्रिच। और लेकिन इसमें एक अपवाद है जो कि चमगादड़ है, क्योंकि चमगादड़ में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए वो मैमल्स में आता है। अगला हम बात करते हैं स्तनधारी यानी मैमल्स। तो मैमल्स में कंगारू, मनुष्य, चमगादड़, ब्लूवेल ये आते हैं, और इनमें दो विशेष जानवरों को आपको याद रखना है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें से एक है प्लेटिपस और दूसरा है एकिडना। दोस्तों ये ऐसे जीव होते हैं जो कि अंडे भी देते हैं, और इसके बाद इनमें दूध ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। और दोस्तों उसी के साथ मैं बताना चाहूँगा जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे अंडे देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।